नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज के साथ। आज का विचार, जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 10:20 से दोपहर 1:47 तक कंगनाकार सूर्य ग्रहण नजर आएगा। इस अद्वितीय ब्रह्मांड दृश्य पर इसरो के आदित्य मिशन के तहत सूर्य अनुसंधान किया जाएगा। इस अनुसंधान के लिए केंद्र सरकार से वैज्ञानिकों की टीम कुरुक्षेत्र में पहुंच चुकी है। इस अनुसंधान के लिए ब्रह्म सरोवर और आसपास के किसी क्षेत्र में 2 टेलीस्कोप लगाए जाएंगे। अहम पहलू यह है कि इन टेलीस्कोप के माध्यम से कुरुक्षेत्र में लगने वाले सूर्य ग्रहण का सीधा प्रसारण इंडिया साइंस के फेसबुक, यूट्यूब व इंडिया साइंस के लिंक पर किया जाएगा और लोग घर बैठे ही कुरुक्षेत्र में लगने वाले सूर्य ग्रहण के अद्भुत दृश्यों को देख सकेंगे। कुरुक्षेत्र में लगने वाले सूर्य ग्रहण के अद्वितीय ब्रह्मांड दृश्यों को दिखाने और सूर्य ग्रहण पर शोध करने के लिए हरियाणा साइंस एवं तकनीकी विभाग के महानिदेशक डॉक्टर प्रवीण, केंद्र सरकार से आए वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर पुरुषोत्तम सहित कई अन्य वैज्ञानिक शनिवार को ब्रह्म सरोवर के पवन तट पर पहुंचे। इस सूर्य ग्रहण के दौरान 2 मीटर नीली आकाशीय रेखा 30 सेकंड तक नजर आएगी। इसके 11 किलोमीटर ऊपर और 11 किलोमीटर नीचे के दृश्य को भी टेलीस्कोप के माध्यम से दिखाया जाएगा। इस बार सूर्य ग्रहण ब्रह्म सरोवर और आसपास के सरोवर पर पूर्णतः नजर आएगा। उन्होंने कहा कि भारत और हरियाणा सरकार की तरफ से सूर्य ग्रहण के इन आकाश में घटने वाले पहलुओं पर शोध किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने योग को हर व्यक्ति की जीवन शैली का हिस्सा बनाने के मकसद से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जा रही योग एवं व्यायामशालाओं में योग वॉलंटियर लगाने का निर्णय लिया है। ये योग वॉलंटियर जिला परिषदों के माध्यम से लगाए जाएंगे तथा उसी गांव या आसपास के गांव के युवाओं को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा योग परिषद की एक समीक्षा बैठक में लिया गया। हरियाणा योग परिषद के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य ने राज्य में चलाई जा रही योग गतिविधियों पर प्रस्तुति दिया तथा इन योग वॉलंटियर्स को लगाने की प्रक्रिया की जानकारी दी। बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि इन योग वॉलंटियर्स की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच तथा शैक्षणिक योग्यता हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड या CBSE से 10+2 यानी +2 पास होनी चाहिए। इसके अलावा इनके पास राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त 16 संस्थानों में से किसी एक से योग में लेवल 1 या इसके समकक्ष कोर्स या किसी विश्वविद्यालय से 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। इन योग वॉलंटियर्स को हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय दुधौला, पलवल से नेचुरोपैथी या फिजियोथेरेपी में 3-3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाया जाएगा ताकि योग एवं व्यायामशालाओं में सुबह शाम 2-2 घंटे योग सिखाने के बाद इनसे आयुष विभाग द्वारा बनाए जा रहे हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में आयुष सहायक के रूप में काम लिया जा सके। इस प्रकार उनसे 8 घंटे की ड्यूटी ली जा सकेगी और शुरू में इनका मानदेय न्यूनतम 11,000 रुपए तय होगा। अब सक्षम युवाओं को अपने मनपसंद विभाग में काम मिल सकेगा। इससे जिले के हजारों सक्षम युवाओं को फायदा होगा। रोजगार विभाग ने साइट अपडेट करने के बाद डिपार्टमेंट चॉइस का ऑप्शन ऑन कर दिया है। इसमें सक्षम द्वारा अपनी ID से लॉगिन करते ही सबसे पहले डिपार्टमेंट चॉइस पूछी जाएगी, जिसमें सक्षम अपनी योग्यता और इच्छा अनुसार विभाग का चुनाव कर सकेंगे। इसके बाद जैसे ही उस विभाग में वैकेंसी आएगी तो इन सक्षम युवाओं को प्राथमिकता मिल जाएगी। गौरतलब है कि पहले सक्षम युवाओं द्वारा शुरू में ऑनलाइन आवेदन किया जाता था तो उसी दौरान डिपार्टमेंट की चॉइस पूछी जाती थी। इसके बाद दोबारा से उसे मनपसंद विभाग चुनने का मौका नहीं आता था। अब विभाग ने वेबसाइट को अपडेट करने के बाद इस ऑप्शन को खोल दिया है। अब सक्षम युवा जैसे ही अपने ID से लॉगिन करेंगे तो फ्रंट पर ही यह ऑप्शन मिलेगा। इसमें सक्षम युवा अपने स्किल के हिसाब से यानी कि जिस भी काम में सक्षम युवा दक्ष होगा उसी डिपार्टमेंट में काम करने की चॉइस भर सकता है। कोविड-19 के हर रोज बढ़ रहे संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। शिक्षा सत्र 2020-21 में दाखिलों के लिए प्रदेश के विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन नहीं करेंगे, बल्कि इस बार मेरिट के आधार पर एडमिशन होंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश के सभी सरकारी विश्वविद्यालय अपने अपने कोर्स के खुद ही दाखिले करेंगे, यानी कि इस बार दाखिला प्रक्रिया सेंट्रलाइज्ड नहीं होगी। बीते कई शिक्षा सत्रों से केंद्रीकृत दाखिला प्रक्रिया के तहत एडमिशन किए जा रहे थे, लेकिन इस बार महामारी की
वजह से सभी यूनिवर्सिटीज अपने अपने दाखिले करेंगी। सरकार के दिशा निर्देशों का पालना करते हुए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने दाखिला और प्रोस्पेक्ट्स कमेटी का गठन कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि अगले सप्ताह में सोमवार और मंगलवार तक प्रोस्पेक्ट्स को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसके अलावा इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा ताकि छात्रों को यह मालूम हो सके कि किस कोर्स में कितनी सीट है। यूनिवर्सिटी ने जिस हिसाब से नए दाखिलों की प्रक्रिया शुरू की है उसके मुताबिक 20 जुलाई के आसपास विश्वविद्यालय ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खोल देगा। वैश्विक बीमारी को देखते हुए इस बार दाखिलों की काउंसलिंग का आयोजन भी नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों और उनके अभिभावकों की भीड़ बढ़ने का खतरा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि किसी भी छात्र को दाखिले के लिए यूनिवर्सिटी आने की जरूरत नहीं होगी। जिस भी कोर्स में छात्र दाखिला लेना चाहता है वह इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। दाखिले के लिए जो भी जरूरी दस्तावेज विश्वविद्यालय को चाहिए वे छात्र को ऑनलाइन ही जमा करवाने हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि एमडीयू इन दस्तावेजों को ऑनलाइन सत्यापन भी करवाएगा। छात्र ने जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण की है उसको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भेज दिए जाएंगे। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। शनिवार सुबह दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया। कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कई इलाकों में बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में आज बारिश का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में शनिवार सुबह तेज हवा के साथ कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के कई इलाकों में लू और गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं बीते शुक्रवार को राजस्थान में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, नागौर, पाली, जैसलमेर जिलों में लू यानी गर्म हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने ग्रुप डी भर्ती की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 2949 कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं। लिंक क्लिक करने पर एक PDF फाइल ओपन होगी, जिसमें आप सर्च टूल से अपना नाम या रोल नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन इसमें हुआ है या नहीं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कोरोना मरीजों को 5 दिन के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन सेंटर भेजने का अपना फैसला वापस ले लिया है। इसे केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आदेश दिया था कि अब दिल्ली में कोई भी कोरोना पॉजिटिव होगा तो उसको कम से कम 5 दिन क्वारंटाइन सेंटर में जाना अनिवार्य होगा। बता दें कि शनिवार को हुई दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने LG अनिल बैजल के आदेश का पुरजोर विरोध किया था। केजरीवाल ने कहा कि जब ICMR पूरे देश में बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाजत देता है तो दिल्ली में अलग नियम क्यों? केजरीवाल के विरोध के चलते बैठक बीच में ही रोकनी पड़ी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गए हैं। कंपनी के डिजिटल विंग यानी जियो प्लेटफॉर्म्स में आई ताजा वैश्विक निवेश एवं कंपनी के शेयर के भाव के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचने के कारण अंबानी की संपत्ति में हाल में उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिला है। अंबानी फोर्ब्स की अरबपतियों की रियल टाइम लिस्ट में 9वें स्थान पर है। वहीं ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में भी वह 9वें स्थान पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत शुक्रवार को 1788 रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंच गई थी। जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल ही में आई भारी निवेश की वजह से 63 वर्षीय मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति $64.5 अरब के करीब आंकी गई है। फोर्ब्स के शीर्ष 10 धन कुबेरों की सूची में अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस पहले स्थान पर हैं। उनके पास करीब $160 अरब की संपत्ति है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स का स्थान आता है। गेट्स के पास कुल $108.7 अरब की संपत्ति बताई गई है। फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ट और उसका परिवार इस सूची में तीसरे स्थान पर है। उनके पास $103.2 अरब की संपत्ति है। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग $87.9 अरब की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर हैं। जुकरबर्ग शीर्ष 10 धनाढ्यों की सूची में सबसे कम उम्र के हैं। जुकरबर्ग की आयु महज 36 वर्ष है। इस सूची में वॉरेन बफेट 5वें स्थान पर हैं। बफेट की कुल संपत्ति $71.4 अरब आंकी गई है।
मारुति सुजुकी स्विफ्ट को देश में 15 साल पूरे हो गए हैं। 2005 में लॉन्च हुई स्विफ्ट की अभी तक 22 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। वहीं अब खबरें ये भी हैं कि स्विफ्ट को पावरफुल इंजन से लैस किया जा सकता है। स्विफ्ट को बड़ी चुनौती हुंडई ग्रैंड i10 NIOS से मिल रही है और ये कार टर्बो इंजन के साथ आती है। मौजूदा तीसरी पीढ़ी की स्विफ्ट को 2018 के ऑटो एक्सपो में पेश किया गया था। मारुति ने इस कार को BS6 इंजन में भी अपडेट किया था। वहीं कंपनी अब इसमें 1.2 लीटर ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन दे सकती है। ये इंजन प्रीमियम हैचबैक मारुति बलेनो में भी मिलता है। 1.2 लीटर ड्यूल जेट इंजन की खासियत यह है कि ये कार स्मार्ट SHVH यानी मारुति स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम से लैस है, जिसमें टार्क असिस्ट का फीचर मिलता है और ज्यादा माइलेज मिलता है। वहीं मारुति स्विफ्ट में अगर यह इंजन आता है तो ड्यूल जेट इंजन आने के बाद यह और पावरफुल हो जाएगी। मारुति इस इंजन को आने वाले महीनों में लॉन्च कर सकती है। अगर स्विफ्ट ड्यूल जेट पावर ट्रेन में आती है तो इसमें 12 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिलेगा। यह स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी के साथ आ सकता है, जो ईंधन की दक्षता और माइलेज बढ़ाने में मददगार हो सकता है। डिजायर में 1.2 लीटर ड्यूल जेट इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में 23.26 किलोमीटर और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 24.12 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। स्विफ्ट के मौजूदा मॉडल में 1.2 लीटर K12B पेट्रोल इंजन 21.21 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। अब बात आज के इतिहास की। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार, नाटककार और कहानीकार विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक तथा व्यंग्यकार मुद्रा राक्षस का जन्म 21 जून 1933 को हुआ था। श्री राजगोपालाचारी 21 जून 1948 में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 21 जून 1949 में आज ही के दिन हुई। 2 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले बेनजीर भुट्टो का जन्म 21 जून 1953 को हुआ था। आज ही के दिन 1975 में वेस्टइंडीज टीम ने पहला वर्ल्ड कप जीतने का गौरव हासिल किया था। भारतीय सेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान का जन्म 21 जून 1983 को कांचीपुरम से 15 किलोमीटर दूर तिरुपानापुर, भारत में हुआ था। PV नरसिम्हा राव 21 जून 1991 में भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह 21 जून 1999 में भारत के वित्त मंत्री बने। JK रोलिंग की 5वीं किताब हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फोनिक्स 21 जून 2003 में जारी हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर 21 जून 2015 को दुनिया भर में मनाया गया था।